तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। और हमें देखिए, जैसा कि आपको पता है हमारी कंटिन्यू क्लास चल रही हैं। और पिछली क्लास में मैंने मौर्योत्तर काल कराया था और मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी के प्रमुख स्रोत बताए थे। कुछ स्रोत बताए थे, एक दो ही, बाकी छूट गए थे। ठीक है, उन्हीं को आज कंप्लीट करेंगे। और आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा मौर्योत्तर काल की जानकारी के प्रमुख स्रोत। कौन कौन से स्रोत थे, और हमें काफ़ी खुशी हुई ये जान करके कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, और आपको लेके हम देखिए, आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिस सेट भी शुरू किया गया है। आप हमारे साथ प्रैक्टिस सेट में लाइव भी जुड़ सकते हैं आकर के। ठीक है, जो रोज़ाना ठीक है 9 बजे सुबह में प्रैक्टिस सेट होता है और शाम को क्लासें होती हैं। 8 बजे मेरी क्लास होती है, उससे पहले मैथ वाले सर की क्लास होती है। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए। बिना किसी देरी के चलते हैं अपने टॉपिक पे। पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं पिछली क्लास में हमने क्या क्या किया था, टॉपिक क्या थे। ठीक है, देखिए मौर्योत्तर काल क्या था, मैंने बताया था मौर्योत्तर काल और 100। ठीक है, ये कहाँ से शुरू होता है। मौर्योत्तर काल की बात करें तो मौर्योत्तर काल की जो शुरुआत होती है वो 185 ईसा पूर्व से लेकर के 250 एडी तक होती है। जब कब तक, जब तक सातवाहनों का शासन चलता है। सातवाहनों के शासन काल तक 250, क्योंकि 290 में भारत में एक नई शक्ति उभर करके आती है सामने, जिसे हम कहते हैं गुप्त काल। ठीक है, गुप्तोत्तर काल या गुप्त काल कहते हैं उसे। 200 वैसे देखा जाए तो 280 तक, 280 में उनका साम्राज्य चल जाता है। लेकिन अगर उससे पहले भी आप जाओगे तो 240 में आपको दिखाई दे जाएगा कि 240 एडी में, ठीक है, गुप्त काल का प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। 280 तक भी रहता है। ठीक है, आपने सुना होगा घटोत्कच। ठीक है, घटोत्कच ये, ठीक है, श्रीगुप्त घटोत्कच, इनके बारे में सुनेंगे आप जा करके। और उसके बाद फिर चंद्रगुप्त जो प्रथम आता है, उसके बाद समुद्रगुप्त आता है। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय आता है। ठीक है, तो क्रम से बहुत सारे शासक आएंगे। जैसे सामान्यतः देखा जाए तो मौर्योत्तर जो काल चलता है वो चलता है आपके कब तक, मौर्योत्तर काल चलता है आपके 250 एडी तक, यानी सातवाहनों के वंश की समाप्ति तक ये मौर्योत्तर काल चलता है। क्रम से हमने इसमें शासक देखे थे, क्रम से इसमें शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखे थे हमने केवल क्रम से शासक। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो शासक आते हैं, विदेशी आक्रमणकारी आते हैं, देशी शासक होते हैं। कि कौन कौन से देशी शासक थे, कारण मैंने बताया था इनकी इनकी पतन के क्यों हुए थे, मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ था, इसके कारणों के बारे में हमने बातें करी थी। विदेशी आक्रमणकारी बताए थे मैंने, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यहाँ पे। ठीक है, किस क्रम से इतने वंश आते हैं, वैसे देशी शासकों के ज्यादा वंश होते हैं। चलिए, तो मौर्योत्तर काल की जानकारी के फिर स्त्रोतों की बात करी थी। 2 स्त्रोत मैंने बता दिए थे, कौन कौन से थे। तो उन दोनों में पहला था बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ, दिव्य बदान, ललित विस्तर, ठीक है, मंजूश्री मूलकल्प। और दिव्य बदान से हमें जानकारी मिलती है कि बौद्धों का संहारक कौन था। बौद्धों का संहारक पुष्यमित्र शुंग था, जिसने 84,000 बौद्ध स्तूपों को तुड़वा करके फेंकवा दिया था, ऐसा इसमें उल्लेख मिलता है। और ये बताया जाता है कि अगर बौद्धों का कोई सबसे अधिक शत्रु था तो उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। क्यों था, कारण यह था कि जब मौर्य साम्राज्य चल रहा था मगध पर, तो उस समय क्या था कि जब मौर्य साम्राज्य चल रहा था तो उसी समय ये ज्यादातर बढ़ावा दे रहे थे बौद्ध धर्म को। आपने देखा होगा अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्रियों को श्रीलंका भेजता है। ठीक है, मंझांतिक है, तो बहुत सारे जो वो होते हैं लोग होते हैं, उनको ये दूसरे देश भेजता है, दूसरे देश भेजा जाता है अशोक के द्वारा। और ये प्रचार करने के लिए कि बौद्ध धर्म क्या है। ठीक है, ठीक है, धर्म का अर्थ क्या होता है, और धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए ये बहुत सारे प्रयास करते हैं। आगे जाकर के उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं अशोक के, वो भी इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। अब इन्हीं का ही जो अंतिम शासक होता है बृहद्रथ, उसका एक सेनापति होता है, नाम होता है उसका पुष्यमित्र। पुष्यमित्र उसका सेनापति होता है, जाति से ब्राह्मण होता है। जब वो धर्म को बढ़ावा देते हैं, बौद्ध धर्म को, तो ये थोड़ा सा खिलाफ हो जाते हैं। कुछ लोग इनके खिलाफ भी हो जाते हैं, मौर्य वंश के खिलाफ भी हो जाते हैं, मौर्य शासकों के खिलाफ हो जाते हैं। वो इस चीज़ को लेकर के हो जाते हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बातें की जा रही थी बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म को ही बढ़ावा दिया जा रहा था। अब इस चीज़ को लेकर के जो इनका सेना नायक था पुष्यमित्र शुंग, वो थोड़ा खिलाफ हो जाता है और बाद में अपने जो इसका जो राजा था, ठीक है, पुष्यमित्र का जो राजा था बृहद्रथ, उसकी हत्या कर दी जाती है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। और एक नए वंश की स्थापना होती है जिसे कहते हैं ब्राह्मण वंश, ठीक है, या शुंग वंश। ठीक है, ये चीज़ें आती हैं, शुंग वंश आता है। ठीक है, शुंग वंश, और शुंग वंश से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो वहाँ मैंने बताया था, तो ये बौद्ध धर्म का पूरी तरीके से विनाश कर दिया था इसने, बौद्ध धर्म को पूरी तरीके से। ठीक है, तो उसी समय एक नए वंश की स्थापना होती है ब्राह्मण वंश की। तो इसमें जानकारी मिलती है कि इसने 84,000 बौद्ध स्तूपों को तुड़वा दिया था।
ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने कहते हैं कि बौद्धों के लिए बहुत खूंखार शासक था, तो ये चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। उसके बाद मिलिंद पनो, मैंने एक पुस्तक बताई थी मिलिंद, नागसेन द्वारा रचित थी पाली भाषा में, और इसके अंतर्गत जो पुस्तक में हमें जानकारी मिलती है वो किसके बारे में जानकारी मिलती है, वो मिलती है हमें इससे जानकारी मिलती है कि यहाँ पर कि ये जो नागसेन थे, नागसेन और एक मिनांडर जो शक शासक मिनांडर था, दोनों के मध्य संवाद का हमें उल्लेख मिलता है। मिनांडर के द्वारा नागसेन से कुछ 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका वो सही सही जवाब दे देते हैं और उसके बाद ये उनका बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है मिनांडर, ठीक है। मिनांडर के बारे में इसमें उल्लेख मिलता है। इसी के साथ साथ आगे अब हम जो चलेंगे ये चलेंगे महाभाष्य पर, ठीक है। किसके द्वारा रचित था? पतंजलि के द्वारा रचित था महाभाष्य। पतंजलि कौन थे? पतंजलि जो थे पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे और हमें इसके बारे में इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी पतंजलि ने महाभाष्य, तो इससे हमें जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग के राज्य में जब तक पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल चला था उस समय तक क्या क्या घटनाएं हुई, उसके राज्य में क्या क्या घटनाएं हुई थी, राज्य संबंधित जो जो घटनाएं हुई थी उनके बारे में हमें इनसे जानकारी मिलती है पतंजलि के महाभाष्य से, ठीक है। और पुष्यमित्र शुंग के राज्यपाल, ठीक है, राज्यकाल की प्रमुख घटनाओं का इसमें उल्लेख मिलता है। और इसी के साथ साथ देखिए गार्गी संहिता, गार्गी संहिता की अगर बात करें तो गार्गी संहिता, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो गार्गी संहिता की आप देखिए, गार्गी संहिता की बात करें इसमें हमें उल्लेख मिलता है, किस चीज़ का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ये जो जानकारी मिलती है हमें गार्गी संहिता से, ये किसके द्वारा रचित थी पहले तो ध्यान रखना। पहली बात याद रखना कि जो गार्गी संहिता है ये जो पुस्तक है ज्योतिष पर आधारित पुस्तक थी। क्या थी? ज्योतिष पर आधारित ये पुस्तक थी। किस पर आधारित थी जी? ज्योतिष पर आधारित, ठीक है। तो ये ज्योतिष पर आधारित एक पुस्तक है, ज्योतिष पर आधारित, ठीक है, ज्योतिष पर आधारित एक पुस्तक है, ठीक है। और इसमें जो हमें जानकारी मिलती है, देखिए किस चीज की हमें जानकारी मिलती है, जानकारी हमें जो मिलती है इसी पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है कि यवनों ने, यवन जो थे, ठीक है, हिंद यवन जो शासक थे, यवनों ने, ठीक है, पाटलिपुत्र नगर पर आक्रमण किया था। यानी पाटलिपुत्र जो राजधानी थी उस समय मगध की, तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, ठीक है। तो मगध की राजधानी जानकारी मिलती है यवनों के द्वारा, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, यवनों के द्वारा पाटलिपुत्र पर किए गए आक्रमण की जानकारी मिलती है, ठीक है जी, जानकारी मिलती है, ठीक है। देखिए बाकी हमारी जो सारी चीज़ें हैं वो डिटेल से में ही है। मैंने बताया था कि आप ये जो है कोई दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, इनके लिए ही यूजफुल नहीं है। आप एक हर एक एग्जाम की, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, उसी एग्जाम के लिए सबके लिए ये एक यूजफुल है। ये जो क्लासेस हैं हमारी, आप देखेंगे आपको हिस्ट्री पूरी तरीक़ा से अच्छे समझ में आ जाएगी। आपको बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, किसी भी बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप कर लीजिए हमारी, और उसके बाद हमें बताना, अगर आप क्लास करना ना उसके बाद हमें बताना कि ये चीज़ें हमारी क्लियर हैं या नहीं है। आपको एक एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि विद जो हमारी जितनी भी क्लासेस चल रही हैं वो डिटेल से में ही हैं, ठीक है। तो हमें क्या जानकारी मिलती है, और इसको देखिए मध्यमिका नगरी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मध्यमिका नगरी, मध्यमिका नगरी, ठीक है, मध्यमिका नगरी भी इसे कहा जाता था। तो इससे जानकारी मिलती है कि यवनों ने मध्यमिका नगरी पर आक्रमण किया था, यानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। ये कहाँ से हमें जानकारी मिलती है? गार्गी संहिता से। ज्योतिष पर आधारित एक पुस्तक है ये, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट की बात करें। अगला जो आता है हमारा मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, ठीक है, ये भी एक पुस्तक है मालविका अग्निमित्रम। और आप चित्र यहाँ देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, देखिए वहां पर आप चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा उधर। तो ये जो मालविका और अग्निमित्र था, तो ये मालविका और अग्निमित्र, ठीक है, ये पुस्तक की हमें जानकारी मिलती है। इस पुस्तक से हमें क्या जानकारी मिलती है? इसमें मालविका और अग्निमित्र के प्रेम संबंधों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये शुंग वंश का जो शासक था,
ठीक है, यानी पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था अग्निमित्र। अग्निमित्र और मालविका दोनों के प्रेम संबंधों के बारे में हमें इस पुस्तक से जानकारी मिलती है, मालविका और अग्निमित्र से। ठीक है, कालिदास द्वारा रचित ये पुस्तक है। किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा रचित ये पुस्तक है। ठीक है, और इसी से हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में? मालविका और अग्निमित्र के बारे में। तो रचना किसके द्वारा की गई थी इस पुस्तक की? देखिए पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से कालिदास के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की गई थी? तो आप याद रखना, तो ये किसके द्वारा? कालिदास। ठीक है, तो कालिदास के द्वारा रचित एक पुस्तक है। ठीक है, कालिदास के द्वारा इसकी रचना की गई। ठीक है, और देखिए जानकारी क्या मिलती है हमें? जानकारी हमें जो मिलती है इससे, इस पुस्तक से दो चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। क्या क्या है देखिए, पहला तो हमें यह पता चलता है कि मालविका व अग्निमित्र के प्रेम संबंध। मालविका, ठीक है, मालविका व अग्निमित्र, मालविका व अग्निमित्र के प्रेम संबंधों की जानकारी। पहली बात तो हमें ये मिलता है इससे जानकारी। ठीक है, मालविका व अग्निमित्र के प्रेम संबंध की हमें जानकारी मिलती है। और दूसरा ये मिलता है कि देखिए जो इसका बेटा था अग्निमित्र का, ठीक है, जो अगर इसका बेटा था, ठीक है, इसका बेटा था वसुमित्र। क्या नाम था? वसुमित्र। जो इसका बेटा था, अग्निमित्र का बेटा था वसुमित्र, इसके द्वारा, ठीक है, वसुमित्र के द्वारा यवनों को सिंधु नदी पर जो पराजित किया गया था उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। किसके बारे में? तो इसके पुत्र वसुमित्र, ठीक है, वसुमित्र द्वारा, ठीक है, यवनों को सिंधु नदी के तट पर पराजित करने की जानकारी मिलती है। सिंधु नदी के तट पर पराजित करने की जानकारी मिलती है। ठीक है जी, इसमें हमें ये जानकारी मिलती है कि इसने, वसुमित्र जो था अग्निमित्र का पुत्र, इसने यवनों को सिंधु नदी के तट पर पराजित किया था। ये हमें जानकारी मिलती है किससे? इस पुस्तक से। नाम है इसका अग्निमित्र, सॉरी, मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, मालविका और अग्निमित्र। मालविका देखिए, इसमें ये जो महिला आपको दिखाई दे रही है, इसका नाम, इनका नाम था मालविका। मैंने यहाँ पे चित्र भी लगाया है, इनका नाम था मालविका। और ये जो दिखाई दे रहे हैं इनका नाम था अग्निमित्र। ठीक है, अग्निमित्र दोनों के मध्य प्रेम संबंध हो जाते हैं, प्रेम बढ़ जाता है, और इससे बारे में जानकारी मिलती है। किसने इसकी रचना करी थी पुस्तक की? कालिदास ने। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला जो आता है, अगला आता है अयोध्या का लेख। अयोध्या का लेख, ठीक है, अयोध्या का लेख जो लिखवाया गया था ये धनदेव के द्वारा लिखवाया गया था। इसके रचनाकार कौन थे? धनदेव। धनदेव कौन थे? ये पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि थे, और इन्होंने, ठीक है, प्रशंसा में लिखा था अयोध्या लेख। ठीक है, पुष्यमित्र के बारे में जानकारी मिलती है। ये प्रशंसा लिखी थी पुष्यमित्र के बारे में। और धनदेव जो थे, धनदेव कौन थे? ये पुष्यमित्र के दरबार में एक कवि थे। याद रखना कौन थे? कवि। तो पुष्यमित्र दरबार के कवि थे ये धनदेव। ठीक है, और जानकारी हमें मिलती है कि जो पुष्यमित्र शुंग ने जो अश्वमेध यज्ञ कराए थे पतंजलि की सहायता से, उन दोनों अश्वमेध यज्ञों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, तो आप समझ सकते हैं कि कितने महान शक्तिशाली शासक थे। मैंने यज्ञों के बारे में बताया था कि अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, वाजपेयी यज्ञ, तो ये सभी यज्ञ होते थे। ठीक है, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ इनमें सबसे महत्वपूर्ण होता था। अश्वमेध यज्ञ इनमें सबसे महत्वपूर्ण होता था। इसमें होता क्या था, चलिए अभी बताऊंगा, पहले वो लिख देता हूँ इसमें। अयोध्या का लेख, ठीक है, अयोध्या का लेख जो लिखवाया गया था, ये धनदेव के द्वारा लिखवाया गया था, अभिलेख था। ठीक है, धनदेव द्वारा, ठीक है, धनदेव द्वारा लिखवाया गया। धनदेव कौन थे? ये देखिए, ये पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि थे। ठीक है, और जानकारी क्या मिलती है हमें इससे? जानकारी इससे, अभिलेख से हमें ये मिलती है कि इसने, यानी इसने
ठीक है, जानकारी हमें ये मिलती है यहाँ से कि ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था, इसके बारे में जानकारी मिलती है। पुष्यमित्र द्वारा करवाए गए 2 अश्वमेध यज्ञों का वर्णन मिलता है। यज्ञों की जानकारी, ऐसे मत समझिए, जानकारी, ठीक है जी, जानकारी। तो अश्वमेध द्वारा पुष्यमित्र द्वारा करवाए गए 2 अश्वमेध यज्ञों का हमें इसमें जानकारी मिलती है। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है तो आप इसको समझ लीजिए। देखिए इसमें क्या होता था प्राचीन काल में, कब जी, प्राचीन काल की हम बात कर रहे हैं, प्राचीन समय की हम बात कर रहे हैं। प्राचीन काल में क्या होता था, राजा जो होते थे, राजा चुने जाते थे। देखिए एक तो होता था पितृसत्तात्मक एक शासन चलता था कि उसके बाद पितृसत्तात्मक समाज तो अलग होता है, पितृसत्तात्मक, इसमें क्या होता था, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली होती थी। यानी यहाँ पर क्या होगा, राजा के मरने के बाद उसका बेटा योग्य हो या नहीं हो लेकिन वही शासक बनेगा। बाद में क्या हुआ था कि धीरे धीरे प्रथाएं कभी समय पर बदलती भी रहीं, कभी बाद में ये चीज़ें चलती भी रहीं। अभी बताएंगे कहाँ पर चीज़ें बदली हैं, कहाँ पर हुई है, अभी आप देखेंगे। ठीक है, एक सामंती व्यवस्था का उदय होता है। जैसे ही सामंत अपने आप में उदय होते हैं तो वहाँ पर देखिए ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा भी शुरू होती है। वो सातवाहनों के द्वारा की जाती है, बताऊंगा मैं उसमें। और वही सामंती व्यवस्था थी। सामंती क्या होते थे, एक दो गाँवों की जमींदारी दे दी जाती थी कि जाइए आप, ये आपको भूमि दान में दे दिए, आप इस पर करिए। और उसके बाद क्या होता था, धीरे धीरे जब कई गांवों की भूमि उन्हें मिल जाती तो उन्हीं गांवों पर वो क्या होता था, राज करना शुरू कर देते थे और अपना एक क्षेत्र सा, साम्राज्य सा अलग बना लेते थे और बाद में शासक बन जाते थे। तो ये प्रथा चलती है। हम बात कर रहे हैं अश्वमेध यज्ञ की। अश्वमेध यज्ञ पहले क्या था कि इसमें क्या होता था अश्वमेध यज्ञ में कि जो भी शासक, ठीक है, यहाँ में अखंड साम्राज्य की स्थापना की जाती थी। इसमें अखंड साम्राज्य की स्थापना की जाती थी। ऐसा क्यों किया जाता था, क्योंकि ऐसा होता था कि आसपास के जो सीमावर्ती क्षेत्र पे जो राजा होते थे, सीमावर्ती राजा जो होते थे, उनको चेतावनी भी जारी की जाती थी। एक घोड़ा छोड़ा जाता था इसमें, और घोड़ा जिन जिन राज्यों से होकर के आएगा उस राज्य तक जिसके द्वारा घोड़ा छोड़ा जाएगा वहां तक उसका अधिकार माना जाता था। अगर मान लीजिए ये 3 राज्य हैं, मतलब 4-5 राज्य हैं, एक राज्य ये है, 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 और जो छोड़ा गया है मान लीजिए ये मगध साम्राज्य है। ये क्या है जी, मगध है ये। और मगध साम्राज्य से कोई घोड़ा छोड़ा गया है, यहाँ का शासक था मान लीजिए पुष्यमित्र शुंग, यहाँ का शासक है। अब वो चाहता कि इन साम्राज्य में मेरा अधिकार हो जाए पूरे का पूरे पर, तो वो क्या करेगा, यहाँ से घोड़ा छोड़ेगा। वो घोड़ा इस साम्राज्य में गया, उसके बाद यहाँ गया, इसने नहीं रोका उसे, उसके बाद आगे गया, यहाँ भी नहीं रोका, उसके बाद यहाँ गया, यहाँ भी नहीं रोका। अब मान लीजिए बाई चांस वो इसमें निकल गया और यहाँ के शासक ने उसे रोक लिया घोड़े को, तो क्या होगा, अब इस साम्राज्य के शासक को इस शासक से, ठीक है, इस शासक से जिसने उस घोड़ा छोड़ा है, जिसके द्वारा घोड़ा छोड़ा गया है, उस शासक को उस शासक से युद्ध करना पड़ता था। अगर जिसने घोड़ा छोड़ा है, अगर इसने इसको पराजित कर दिया, इस शासक को जिसने छोड़ा है, तो उस पर जो अधिकार होगा इस पे भी, इन सब पे भी इसका अधिकार हो जाएगा। अगर इसने छोड़ा है, अगर ये पराजित हो गया तो इसका साम्राज्य इसके अधिकार में आएगा। ये तो खैर है क्योंकि इन्होंने चेतावनी स्वीकार ही नहीं करी है, ये इसके अधिकार में आ जाएगा। उसके बाद आगे तक जहां तक है तो यहीं पर रुक जाएगा। और ये अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया जाता था, कई दिनों तक चलता था ये उस समय। ठीक है, इसमें युद्ध होते थे। ठीक है, एक होता था, ठीक है, वाजपेयी यज्ञ, जिसमें शौर्यता वीरता दिखाई जाती थी। पंच महायज्ञ भी होते थे, तो बहुत सारे यज्ञ थे। चलिए, तो अश्वमेध यज्ञ था, सफेद मतलब इसमें घोड़ा छोड़ा जाता था और साम्राज्य में जहां जहां घूम कर आएगा उस पर, साम्राज्य पर उसकी सेना, शासक सब इसके अधिकार में आ जाएंगे जो छोड़ता है उन्हें। चलिए, हो गया। आगे देखिए, अब आता आगे बेसनगर का अभिलेख। ठीक है, बेसनगर हेलियोडोरस के द्वारा लिखवाया गया बेसनगर अभिलेख। ठीक है, तो ये जो था, ये यवन राजदूत हेलियोडोरस के द्वारा लिखवाया गया था। इसमें जानकारी हमें मध्य भारत में भागवत धर्म के, जो भागवत धर्म प्रचलन में चला था उस समय, तो भागवत धर्म के बारे में जानकारी मिलती है कि भागवत धर्म का किस प्रकार से मध्य भारत में प्रसार हुआ था। ठीक है, मध्य भारत में किस प्रकार से लोकप्रियता बढ़ी थी भागवत धर्म की, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है बेसनगर अभिलेख से। किसके द्वारा लिखवाया गया था, तो ये हेलियोडोरस। ठीक है, एक यवन राजदूत था, यवन राजदूत। ठीक है, कौन था जी, ये यवन राजदूत, यवन राजदूत हेलियोडोरस। ठीक है, हेलियोडोरस।
हेलियोडोरस द्वारा, ठीक है, हेलियोडोरस द्वारा निर्माण किया गया था इसका, मतलब लिखवाया गया था जिसे, ठीक है, निर्माण किया गया था हेलियोडोरस के द्वारा। हेलियोडोरस कौन था? ये एक यवन राजदूत था। जानकारी क्या मिलती है, किस प्रकार से, क्योंकि देखिए अब आपने पता होगा कि अब तक जैन धर्म बौद्ध धर्म ही चल रहे थे और बहुत अपने शिखर पे थे, बहुत ज़्यादा जैन धर्म और बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। अभी आप देखोगे, ठीक है, मैंने बताया भी था कि किस प्रकार से जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, क्यों, कारण क्या थे। उदय होने के बाद चीज़ें बदलती चली गई, लोग जुड़ते चले गए, ठीक है, शासक भी बहुत जुड़ते चले गए थे, राजा महाराजा इनसे जुड़ते चले गए थे। उसी जो वैदिक धर्म चलता आ रहा था प्राचीन काल में, जो वैदिक धर्म था, ठीक है, क्योंकि वैदिक धर्म चलता आपके 1500 से लेकर के 600 बीसी तक वैदिक धर्म चलता है। लेकिन 600 बीसी के बाद दो धर्म, मतलब बहुत सारे संप्रदाय मैंने बताया था, ठीक है। तो 378 और 62 संप्रदाय को उल्लेख मिलता है। यानी मैंने बताया था कि एक जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ में भी इसका अभिलेख मिलता है कल्पत सूत्र में, और बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, ब्रह्मजाल में। तो इनमें 62 संप्रदाय को उल्लेख मिलता है और उसमें 378 संप्रदाय को उल्लेख मिलता है, जिनमें से 5-6 बहुत महत्वपूर्ण थे, जिनमें से एक भी था आजीवक संप्रदाय भी था, ठीक है, और बौद्ध धर्म जैन धर्म उनमें बहुत महत्वपूर्ण थे। तो उसके बाद जब वैदिक धर्म पूरी तरीके से समाप्त हो जाता तो फिर से वैदिक धर्म को लाना चाह रहे थे और वैदिक धर्म को लेकर भी आए, और इन्होंने बताया वैदिक धर्म में फिर बाद में बहुत सारे धर्म निकल कर आए, वैष्णव धर्म, शैव धर्म और भागवत धर्म। तो भागवत धर्म का किस प्रकार से मध्य भारत में लोकप्रियता बढ़ी, इस चीज़ के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और ये भागवत धर्म, इसने भागवत धर्म अपना लिया था, भागवत धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने कार्य भी किए थे बहुत अच्छे, ठीक है। तो इससे हमें जानकारी मिलती है कि मध्य भारत में भागवत धर्म की किस प्रकार से लोकप्रियता बढ़ी, ठीक है। तो भागवत धर्म की लोकप्रियता के बारे में जानकारी मिलती है। भागवत धर्म की लोकप्रियता, भागवत धर्म की लोकप्रियता की जानकारी, ठीक है। और चित्र आप देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, देखिए ये जो दिख रहा है आपको बेसनगर अभिलेख है, ये जो चित्र दिख रहा है बेसनगर अभिलेख है, साइड में चित्र लगा भी रखे हैं, आप देख सकते हैं बेसनगर अभिलेख है, ठीक है। ये जो है ये आपका अयोध्या का लेख है, अयोध्या अभिलेख है, कैसे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, ठीक है। भाषा ऐसी है कि आपको समझ नहीं आने की, ठीक है, इनकी लिपि थोड़ी अलग है। ये उस समय की जन सामान्य की भाषा थी, तो उसमें लिखे गए थे। बेसनगर अभिलेख, बेसनगर ये रहा, तो आप इसे देख सकते हैं बेसनगर अभिलेख को, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट की बात करें, तो आगे नेक्स्ट बात करें, अब है तुम्हारा नानाघाट अभिलेख। देखिए नानाघाट चित्र आप देख सकते हैं, ये नानाघाट अभिलेख का चित्र है, आप चित्र देख सकते हैं, इस प्रकार से ये है, ठीक है। नानाघाट अभिलेख, क्या जानकारी मिलती है, तो ये किसके द्वारा रचित था, तो ये रानी नागनिका, कौन थी, रानी नागनिका के द्वारा रचित थी। रानी नागनिका सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी, और इनकी जो सातकर्णी प्रथम ने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त करी थी, इनके बारे में जानकारी देता है। किसका था ये, किसके द्वारा रचना करी गई थी, ठीक है। तो रचनाकार कौन थे, रचनाकार यानी किसके द्वारा लिखवाया गया था, रानी नागनिका के द्वारा। किसके जी, रानी नागनिका। इसको याद रखना बहुत सिंपल है। तो रानी नागनिका, ठीक है, रानी नागनिका के द्वारा इसकी रचना की गई थी। नानाघाट अभिलेख की जानकारी हमें क्या मिलती है, इसमें से जानकारी मिलती है, ठीक है, सातकर्णी प्रथम की प्रमुख उपलब्धियां, सातकर्णी प्रथम की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में। ठीक है, उपलब्धियों के विषय में। और देखिए इसी नानाघाट अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि यहाँ पर सातवाहन शासकों के द्वारा सामंती व्यवस्था का प्रचलन भी किया गया था। तो वो भी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, वो भी जानकारी हमें यहीं से मिलती है। चलिए आगे देखिए, दूसरा है नासिक अभिलेख, ठीक है। नासिक अभिलेख किसके द्वारा लिखवाया गया था, नासिक अभिलेख की बात करें तो नासिक अभिलेख, ठीक है, गौतमी बलश्री द्वारा रचित इसकी रचना जो करी गई थी, वो गौतमी बलश्री के द्वारा इसकी रचना करी गई थी। और इसके रचनाकार कौन, इसमें किस चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है, गौतमी पुत्र सातकर्णी का इसमें
वर्णन मिलता है। ठीक है, किसका मिलता है? गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये सातकर्णी प्रथम था, वो गौतमी पुत्र सातकर्णी अलग है। ठीक है, हुआ क्या था, देखिए यहाँ पर क्या था, इन शासकों ने, यानी जो सातवाहन शासक थे जितने भी, इन्होंने अपनी माता का नाम पहले रखना शुरू कर दिया था। ये माता को उपलब्धि देते थे। देखिए इनका जो समाज था पूरी तरीके से पितृसत्तात्मक था, लेकिन पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण इन्होंने माता के, ठीक है, जो माताएं होती थी उसको इन्होंने वरीयता ज़्यादा दी। माताओं को इन्होंने सर्वप्रथम सर्वोपरि स्थान पर रखा। और ये जो बौद्धों को भी ठीक है, बौद्धों को भी संरक्षण देते थे, यानी इनके दरबार में सभी लोग समानता के साथ रहते थे। बौद्धों को भी संरक्षण देते थे ये। बौद्धों के साथ साथ इन्होंने, ठीक है, ब्राह्मण धर्म का भी बढ़ावा दिया। ब्राह्मण के धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म का भी इन्होंने बढ़ावा दिया था। तो लेकिन ये पूरी तरीके से ब्राह्मण साम्राज्य से संबंधित थे। ये पूरे ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में हम बात करेंगे आगे। ठीक है, तो आप चित्र देख सकते हैं यहाँ पे नासिक अभिलेख। ठीक है, आप जाइए कभी नासिक में, आपको वहाँ पे गुफाएं दिखाई देंगे, उस पर कुछ लेख लिखे हुए हैं इस प्रकार से। देखो यार, ये वाशिष्ठी पुत्र पुलवामी का नासिक गुहा अभिलेख है। नासिक गुहा अभिलेख है, ये किसने लिखवाया था? वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के बारे में भी जानकारी मिलती है, और गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। और लिखवाया किसने था इसे? ठीक है, लिखवाया जो था इसने, नाम था इसका गौतमी बलश्री द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? गौतमी बलश्री द्वारा। तो इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? रचनाकार कौन है इसके? ठीक है, रचनाकार है, रचनाकार। ठीक है जी, रचनाकार हैं इसके ये गौतमी बलश्री। कौन है जी? गौतमी बलश्री। गौतमी बलश्री इसके रचनाकार हैं। और जानकारी क्या मिलती है? जानकारी ये मिलती है हमें इससे। ठीक है, जानकारी मिलती है गौतमी पुत्र सातकर्णी के विषय में। ठीक है, ठीक है जी, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में जानकारी मिलती है। गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है जी, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में जानकारी। ठीक है जी, जानकारी मिलती है गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में। तो याद रखना, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पे लिखा हुआ है वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का नासिक अभिलेख। ठीक है, पुलवामी का नासिक अभिलेख, ये वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। ठीक है, गौतमी बलश्री द्वारा रचित था ये। ठीक है, ये इसके बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो ये जो थे नानाघाट अभिलेख, ठीक है, नासिक अभिलेख, तो ये सब क्या है? ये सभी सातवाहन शासकों की, ठीक है, सातवाहन साम्राज्य के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, सातवाहन। तो ये दोनों जो अभिलेख हैं सातवाहनों के बारे में जानकारी देते हैं, सातवाहन शासकों के बारे में। ठीक है, सातवाहन वंश के विषय में जानकारी हमें मिलती है। इसे वंश लिख लीजिए आप यहाँ से। तो सातवाहन वंश, ठीक है, किसे? सातवाहन वंश की जानकारी के प्रमुख स्रोत है ये नासिक और नानाघाट। चलिए आगे, नेक्स्ट आगे जो है सिक्के। क्या है सिक्के? सिक्के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो ये जो थे आपको मौर्योत्तर काल की जानकारी के जो सबसे प्रमुख और सबसे प्रमाणिक स्रोतों की अगर हम बात करें तो सिक्के सबसे प्रमाणिक और सबसे प्रमुख स्रोत माने गए हैं। वो क्यों माने गए हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए सिक्कों पर ही क्या हुआ था, सिक्कों पर अब आकृतियां आने लगी, तिथियां अंकित की जाने लगी, तिथियों के साथ साथ शासकों के नाम भी अंकित किए जाने लगे। अभी आप देखोगे जब समुद्रगुप्त के सिक्के भी हैं, व्याघ्र शैली के सिक्के, ठीक है, अश्व शैली के सिक्के, तो बहुत सारे सिक्के आप देखोगे अभी आ गए गुप्त साम्राज्य में कि बहुत अन्य प्रकार के सिक्के का प्रचलन होता है। और उन सिक्कों से हमें उनके बारे में स्पष्ट और सही जानकारी मिलती है, सही प्रमाण प्राप्त होते हैं। क्या करा था उन्होंने, किस चीज़ का क्या क्या काम किए थे, डेवलपमेंट के क्या क्या कार्य किए थे, इन सब चीज़ों के बारे में हमें सिक्कों से जानकारी मिलती है। सिक्के जो हैं सबसे प्रमाणिक जानकारी के स्रोत हैं। ठीक है, सबसे प्रमाणिक जो जानकारी अगर कहीं से मिलती है तो वो सिक्कों से ही मिलती है। किससे मिलती है जी? सबसे प्रमाणिक, ठीक है, सबसे प्रमाणिक जानकारी सिक्कों से मिलती है। किससे मिलती है जी? सिक्कों से मिलती है, क्योंकि सिक्कों पर लेख लिखना शुरू हो गया था, तिथियां लिखनी शुरू हो गई थी। आप सिक्के इधर देख सकते हैं, ये बहुत सारे सिक्के हैं और इसमें गुप्त काल से संबंधित भी सिक्के इसमें मिक्स कर दिए गए हैं। गुप्तकालीन सिक्के भी हैं, कुछ ऐसे भी सिक्के हैं, क्योंकि सिक्के यहाँ पर चलना शुरू हो गए थे। मैंने बताया था सिक्कों का प्रचलन शुरू होता है, ठीक है, कब होता है? 6ठी शताब्दी BC में सिक्कों का प्रचलन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये जानकारी के प्रमुख स्रोत थे, मौर्योत्तर काल की जानकारी के प्रमुख स्रोत। और आज मौर्योत्तर काल की जानकारी के प्रमुख स्रोत खत्म हो गए हैं।
इसके बारे में अब हम क्लब से वंशों को पढ़ेंगे और वंशों के बारे में पूरी तरीके से क्या क्या करा था और उस किस शासक ने क्या क्या योगदान दिया था, किस साम्राज्य का निर्माण किया था, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बातें करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और हम आपसे रोजाना 8 बजे मिलते हैं। और सुबह आप हमारे साथ 9 बजे लाइव क्लास में भी जुड़ सकते हैं। प्रैक्टिस सेट होता है वहाँ पे, दिल्ली पुलिस को टारगेट किया हुआ है। तो दिल्ली पुलिस प्रैक्टिस सेट, जो भी बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ लाइव प्रैक्टिस सेट में जुड़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर मेरे द्वारा जीएस कराई जाती है, अनिल सर के द्वारा मैथ कराया जाता है। ठीक है, तो आप वहाँ पर भी जुड़िए, जिससे कि आपकी तैयारी और ज़्यादा बेहतर अच्छे से हो जाए। चलिए, थैंक यू।